नमस्कार दोस्तों। आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर हम एक नई सीरीज इन्वायरमेंट थ्रू पीवाईक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के थ्रू इन्वायरमेंट के पूरा का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो पीवाईक्यू जब हम लेंगे, प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन जब हम उठाएंगे तो उसके हम सभी ऑप्शंस पर डिस्कशन करेंगे। फिर जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे, तो उससे हमारा जो इन्वायरमेंट का टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। दूसरा, हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस लेंगे वो थीम वाइज लेंगे। जैसे जो इकोलॉजी का जो बेसिक है, उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एक साथ लेंगे। इसके बाद हम बायोडायवर्सिटी के सेक्शन को देखेंगे। फिर ओजोन का सेक्शन हुआ, क्लाइमेट चेंज का सेक्शन हुआ, पॉल्यूशन का सेक्शन हुआ, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का सेक्शन हुआ। इन सबको हम अलग अलग देखेंगे और उनमें जितना भी पीवाईक्यू है उसको डिटेल में देख लेंगे, जिससे हमें थीम वाइज कंसेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो इसको हम अब वन बाय वन देखेंगे। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें हम जो इकोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनसे जो क्वेश्चंस आते हैं, इकोसिस्टम से क्वेश्चन हुआ, फूड चेन, फूड वेब, डीप इकोलॉजी, शैलो इकोलॉजी, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आते हैं उन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो इसमें हम बेसिक से ही उठा रहे हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अगर उधर देखें तो लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे अच्छा वर्णन है। इट मींस ये क्वेश्चन है इकोसिस्टम से, और ये यूपीएससी 2015 में आया हुआ है, एस प्री 2015। तो ये क्वेश्चन की अगर मैं थीम को पकड़ूं तो इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं वन बाय वन। इसमें लिखा है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। यहां देखो, एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले जीवों का समुदाय, या इसको लिख सकते हैं कि एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करने वाले जीवों का, अर्थात कि जीव एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो कम्युनिटी को कह रहा है। एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने वाले समुदाय। दूसरा कह रहा है, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, या पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवित जीव रहते हैं। तो जीवित जीव जहां रहते हैं उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और ये जो पहला था, एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, तो ये कम्युनिटी हो गया, ये भी इकोसिस्टम नहीं है। कम्युनिटी भी इकोसिस्टम नहीं है। और ये पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवित जीव रहते हैं, इसे बायोस्फीयर कहते हैं, ये भी इकोसिस्टम। इसके बाद वाला देखो, जीवों का एक समुदाय जिसमें वे पर्यावरण के साथ रहते हैं। कह रहा है, एक कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरमेंट इन विच दे लिव। एक समुदाय है, वो अपने पर्यावरण के साथ रह रहे हैं। अब अगला, फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए ज्योग्राफिकल एरिया, या हिंदी में भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव। किसी कोई क्षेत्र है, वहां पर वनस्पति और जीवों को वो शामिल कर रहा है। हमें इकोसिस्टम का जब तक अगर डेफिनेशन या उसका कंसेप्ट ढंग से नहीं पता होगा तो ये सब पास पास ही नजर आएंगे। तो इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम जैविक और अजैविक, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट से बना होता है। तो इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक बायोटिक और दूसरा अबायोटिक। अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं आपको, तो यहां पर देखो, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम के दो पार्ट होते हैं। देखो, एक पार्ट तो ये रहा एबायोटिक कंपोनेंट, इसे हम नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कहते हैं, मतलब अजैविक घटक भी कह देते हैं और नॉन लिविंग घटक भी कह देते हैं। और दूसरा घटक होता है ये बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक। तो इकोसिस्टम के अंदर दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक है और दूसरा अजैविक घटक, और ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं। तो अगर देखो, सिस्टम है ना, सिस्टम के अंदर हमेशा सिस्टम के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इकोसिस्टम में जो हमने कहा, तो वो एक सिस्टम है जिसके दो कंपोनेंट हैं, एबायोटिक और बायोटिक, और ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। अब देखो कैसे। देखो, यहां पर एबायोटिक कंपोनेंट है और यहां पर बायोटिक है। तो यहां पर ये प्लांट्स हैं। तो ये जो प्लांट होंगे, इन्हें प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, उत्पादक कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट से, जैसे सन है तो सनलाइट यहां आएगी, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करेंगे और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से।
तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने यूज किस किस का करते हैं? हम यहां पर CO2 का यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं, सन रेज का यूज करते हैं, जिससे C6H12 उससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो देखो यहां पर ये सन रेज ये भी एबायोटिक है, ये भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एबायोटिक है, जल भी एबायोटिक, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट का पार्ट है एबायोटिक। इसके अलावा प्लांट बहुत सारे का भी यूज, और इनका यूज करके वो अपने भोजन का निर्माण, तो देखो एबायोटिक का यूज करके प्लांट्स ने अपना भोजन का निर्माण किया। अब यहां पर इस प्लांट्स को आगे शाकाहारी खाएंगे, उनको शाकाहारियों को आगे मांसाहारी खाएंगे, फिर अगर इनकी किसी की भी डेथ होती है तो अपघटक उनको वापस से तोड़कर सरल तत्वों में विभाजित कर देते हैं। तो ये होता है पूरा का पूरा साइकिल की तरह, देखो साइकिल, और यहां से पदार्थ गए यहां गए और वापस से रिसाइकिल होकर यहां आ गए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम में एक एबायोटिक है, दूसरा बायोटिक है, और दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, दोनों घटक होने चाहिए। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन में अगर मैं अकेला जैविक की बात करूंगा तो वो भी उसकी परिभाषा अधूरी है, और अगर मैं सिर्फ एबायोटिक की बात करूंगा तो वो भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो दोनों घटक होने चाहिए। तो पहला तो ये, पहले अगर मैं ये बात करूं तो अभी देखते हैं, और भी देखना पड़ेगा इसमें कंसेप्ट को। अगर मैं यहां बात करूं ये रहा, तो यहां देखो पहले वाले में एक दूसरे के साथ बातचीत करने वाले जीवों का समुदाय, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने वाले जीवों को, तो इसमें तो केवल जैविक घटक है, बायोटिक कंपोनेंट है, एबायोटिक तो नहीं है। दूसरे में देखो पृथ्वी का वह भाग जिसमें जीवित जीव रहते हैं, ये हमने देखा था, ये तो बायोस्फीयर है। तीसरा, जीवों का एक समुदाय जिसमें वे पर्यावरण के साथ रहते हैं, अपने एनवायरमेंट के साथ रहते हैं। तो देखो यहां पर दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया आपका कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जैविक घटक हो गया, और एनवायरमेंट हो गया, ये आपका अजैविक घटक हो गया। तो यहां पर जैविक और अजैविक घटक दोनों शामिल हैं। और चौथे में देखो भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव, सिर्फ यहां पर बायोटिक फैक्टर, सिर्फ इस घटक को लिया गया, जैविक घटक को। तो इनमें से कोई भी कंप्लीट नहीं, ना ये है ना ये है ना ये है, सिर्फ सी है जिसमें बायोटिक भी है और एबायोटिक। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। तो इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जो सिस्टम है वो जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर बना है। यहां पर जैविक घटक और दूसरा होगा जैविक घटक, और ये जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, एक सिस्टम बनता है जिसे हम, और यहां पर जैविक घटक में भी सिर्फ एक जीव नहीं होता, यहां पर समुदाय को, जैविक घटक का अर्थ क्या होगा? कम्युनिटी, समुदाय। और समुदाय का क्या अर्थ होता है? कोई एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल कोई एरिया है, वहां पर जितनी भी प्रजातियां रहती हैं, मान लो कि ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी स्पीसीज है, ये डी स्पीसीज है, ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं, अंतर संबंधों से जुड़े रहते हैं। तो ये किसी पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में जो एक समुदाय है जिसमें विभिन्न प्रजातियां आपस में इंटरेक्शन करती हैं, इसका अजैविक घटक के साथ अंतर संबंध को देखा जाता है। और यही इसकी परिभाषा में उसने पूछा है आपसे। वहां पर उसने समुदाय को पूछा कि समुदाय और उसका पर्यावरण। तो यहां पर इसको दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, एक कि जैविक और अजैविक घटक किसमें दोनों शामिल हैं, और दूसरा इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वो क्या है, समुदाय और उसका अजैविक घटक के बीच में इंटरेक्शन होता है। इकोसिस्टम में जीवों के बीच का इंटरेक्शन प्लस उसका उसके एनवायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उसका अध्ययन किया जाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व किया जाना था। तो यहां पर देखो ये पहला क्वेश्चन हुआ, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा सी नंबर, ये वाला, जीवों का एक समुदाय जिसमें वे पर्यावरण के साथ। अब अगले क्वेश्चन में तो देखो इसमें इकोसिस्टम का आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। आगे देखो इसमें देखो क्या लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, और ये है यूपीपीसीएस प्री में। देखो हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के क्वेश्चंस को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि देखो यूपीएससी में एक टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हम इतने सारे क्वेश्चन कर लें कि उससे रिलेटेड जितना भी हमारा कंसेप्चुअल जो मामला है वो सारा क्लियर हो जाए, हमें कोई दिक्कत ना हो।
तो हम यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के क्वेश्चंस को देख लेंगे तो वो पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें ये क्वेश्चन देखो अब रिपीट हुआ है, यहां पर ये 2015 में ये आया और 2015 में ही यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो क्या लिखा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो ये भी इकोसिस्टम के बारे में क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें अजैविक और जैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। इट कंप्राइजेस बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। दूसरा, इसकी अपनी उत्पादकता है। तीसरा, यह एक बंद प्रणाली है। चौथा, यह एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है। इट्स ए नेचुरल रिसोर्स सिस्टम। वो पूछ रहा है इसमें सबसे इनमें से कौन सा सही नहीं है। यहां पर लिखा कौन सा सही नहीं है। तो देखो सबसे पहला तो हमने अभी पढ़ के देखा था कि ये जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल हैं। देखो बायोटिक और एबायोटिक और बायोटिक दोनों आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। यहां पर अजैविक घटक हो गया और इस जगह पर आपका जैविक घटक हो गया, तो ये दोनों से मिलकर बना है, ठीक है। इसके बाद इसकी अपनी उत्पादकता होती है, तो इसकी अपनी उत्पादकता है, वो अपने द्वारा देखो ये अपनी क्या करता है, एक प्रोडक्टिविटी है, भोजन का निर्माण करता है प्रोड्यूसर्स, उसके बाद इसके थ्रू आगे जाता है उपभोक्ताओं में। इसकी अपनी एक क्या होती है, एक उत्पादकता होती है। इसके बाद कह रहा है ये एक बंद प्रणाली है, ये क्लोज सिस्टम है। और चौथा कह रहा है ये एक प्राकृतिक संसाधन प्रणाली है, नेचुरल रिसोर्स सिस्टम है। इसमें से सबसे देखो ये क्या लिखा है, यहां एक बंद प्रणाली है। नेचुरल जो सिस्टम होते हैं, प्राकृतिक जो तंत्र होते हैं, वो बंद तंत्र नहीं होते, वो ओपन तंत्र होते हैं, ओपन सिस्टम होते हैं। देखो क्लोज सिस्टम का अर्थ होता है कि ना तो उसमें कोई पदार्थ आ सकता है, ना उसमें से बाहर कोई पदार्थ जा सकता है। क्लोज सिस्टम है, उसकी एक बाउंड्री है, वो चारों तरफ से बंद सिस्टम। अब ये पर्यावरण के साथ पदार्थों का आदान प्रदान नहीं करता है, क्लोज सिस्टम। लेकिन जो हमारे नेचुरल सिस्टम होते हैं या यूं को इकोसिस्टम है, ये क्लोज सिस्टम नहीं है, ये एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। ओपन सिस्टम में पदार्थ निकलते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं, और साथ ही साथ यहां से ऊर्जा भी निकलती रहती है। कैसे होती है इसको देखते हैं। देखो कि अगर मैं यहां पर बात करूं, सबसे पहले प्लांट्स पादप हैं, के बाद इनको शाकाहारियों द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया गया। उसके बाद ये आगे मांसाहारियों द्वारा, तो यहां पर इन्होंने अपने भोजन का निर्माण खुद किया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, C6H12O6 के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो यहां इन्होंने अपना भोजन का निर्माण खुद किया। फिर यहां से ये ऊर्जा का ट्रांसफर यहां होगा और यहां से ऊर्जा का ट्रांसफर यहां। तो ये खाद्य पदार्थों के रूप में जब शाकाहारी इन्हें खाएंगे तो इनके अंदर जो पदार्थों का संचय है या खाद्य ऊर्जा संचित है, वो यहां से शाकाहारियों में चली जाए, और जब शाकाहारियों को खाएंगे मांसाहारी तो ये ऊर्जा यहां आगे ट्रांसफर हो जाए। लेकिन ये जो ऊर्जा यहां से यहां ट्रांसफर होती है, ये सिर्फ 10% होती है, 90% हीट के रूप में का लॉस हो जाता है। क्योंकि जो श्वसन की प्रक्रिया है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, उसमें बहुत सारी ऊष्मा का ह्रास होता है, तो लॉस हो जाता है। तो यहां से देखो यहां तक गया तो केवल 10% ही ऊर्जा ट्रांसफर हुई, 90% हीट के रूप में रिलीज हो जाती है। और फिर यहां से यहां जब जाएगा तो इससे भी आगे केवल 10% ही जाएगा, बाकी 90% हीट के रूप में एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। देखो यहां पर ऊर्जा का एनवायरमेंट में प्रवाह हो रहा है, बाहर जा रही है यहां से हीट, और वापस से जो ये हीट जा रही है, इसका प्लांट्स के द्वारा यूज नहीं हो रहा है, ये वापस से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एनवायरमेंट में चला गया। ये बंद तंत्र नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम के अंदर नहीं है, ये इकोसिस्टम से बाहर एनवायरमेंट में हीट चली गई, इसलिए ये ओपन सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारा मटेरियल इसमें ऐड हो रहा है, जीव आते रहते हैं, जीवों की मृत्यु होती रहती है, तो मृत्यु होगी, डेथ होगी, तो वो इकोसिस्टम से बाहर हो जाएंगे। नए जीव पैदा होंगे तो इकोसिस्टम में नया मटेरियल आ जाएगा। इसके अलावा जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो मृत पदार्थ होते हैं, जब इन सब की मृत्यु होगी, या इनकी हो, शाकाहारियों की हो, मांसाहारियों की हो, तीनों की जब मृत्यु होगी तो यहां पर अपघटक होंगे, अपघटक डीकंपोजर। वो इन सब को डीकंपोज करके वापस इनको न्यूट्रिएंट्स के रूप में
भेज देंगे, तो सरल तत्वों में तोड़ देंगे, अपघटित कर देंगे। तो ये मैटर यहीं पर रिसाइकिल होता, लेकिन बहुत सारा पदार्थ वर्षा के जल के साथ बहकर किसी और इकोसिस्टम में चला जाएगा। तो यहां पर ये जो अपघटन के फलस्वरूप यहां पर जो पोषक तत्व आए थे वो इसी इकोसिस्टम में रहने चाहिए थे, लेकिन वर्षा के जल के द्वारा या नदी के जल के द्वारा जो यहां पर सरल तत्व पोषक तत्व थे वो बहकर किसी और इकोसिस्टम में भी जा सकते हैं। तो इट मींस कि ये जो पूरा का पूरा इसमें मैटर का इनपुट भी है और मैटर का आउटपुट भी है, बंद नहीं है, और इसमें एनर्जी भी आ भी रही है और इसमें से एनर्जी निकल भी रही है। तो ये एक तरह से क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल ना होकर ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। यहां पर अगर हम आंसर की बात करें तो यहां देखो, पहला, इसमें अजैविक और जैविक दोनों घटक शामिल हैं, हाँ सही है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों है। दूसरा, इसकी अपनी उत्पादकता है, वो भी हमने देखा है उत्पादकता इसकी। इसके बाद यह एक बंद प्रणाली है, तो बंद प्रणाली ना होकर ये एक ओपन प्रणाली है, तो इसका आंसर होगा, कौन सा गलत है या कौन सा रॉन्ग है, तो कौन सा होगा, ये एक ओपन सिस्टम है ना कि क्लोज सिस्टम। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर आते हैं, तो यहां पर देखो नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। यहां पर इंग्लिश में पढ़े, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। मतलब एक कारण है, कथन है, दूसरा उसका कारण है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ये कह रहा है इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है। यहां पर भी लिखा है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, कि वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। क्या ऐसा है? अभी हमने देखा था इस डायग्राम में, यहां पर सभी घटक एक दूसरे पर निर्भर है। यहां एबायोटिक से हमने यूज करके भोजन बनाया प्रोड्यूसर्स ने, इसको आगे शाकाहारियों ने खाया, शाकाहारियों को आगे मांसाहारियों ने खाया, इनकी मृत्यु हुई तो अपघटक ने इनको यूज किया और उनको डिकम्पोज कर दिया। तो ये सभी एक दूसरे पर क्या रहते हैं, इकोसिस्टम में निर्भर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो निर्भर नहीं रहते हैं। क्या हो गया? के बाद मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, तो हाँ ये बात तो सही है कि मानवीय गतिविधियों का एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। मानव की गतिविधियों से बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है, बहुत सारी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं मानव के कारण से। मानव का इकोसिस्टम की गुणवत्ता में, उसमें उसकी बायोडायवर्सिटी पर प्रभाव पड़ता है, तो ये तो हम देख ही रहे हैं वर्तमान में। तो ये दूसरी बात तो सही है कि मानवीय गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो पहली बात करूं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, ये नहीं है, ये निर्भर करते हैं। तो पहला तो क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। इसमें क्या होगा, यहां पर ये चौथा ऑप्शन यहां पर होना चाहिए था कि यहां पर ए इज फॉल्स होगा और बी, यहां पर डी ऑप्शन होगा, यहां पर मिसप्रिंट हो गया, यहां पर डी ऑप्शन होगा। यहां पर ए गलत है और ये आर सही है, तो ये इसका ऑप्शन होने वाला। इसका में भी हमें कंसेप्ट को देखना था कि इकोसिस्टम के बारे में आपको नॉलेज है या नहीं है। इकोसिस्टम के बारे में कुछ कुछ चीजें जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं वो यही है कि ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिला है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, और इकोसिस्टम के जो विभिन्न पार्ट्स हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसको आगे चलते हैं, ये इजी क्वेश्चन था देखो। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है, ये भी इकोसिस्टम से ही रिलेटेड है। यहां पर लिखा है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले एसी टेंसले ने किया था। तो ये बात सही है कि इनका एक फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सबसे पहले प्रयोग एजी टेंसले द्वारा ही किया गया था। तो ये बात सही है, ये फैक्चुअल नॉलेज है। इसके बाद, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं उन्हें स्वापोषी कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट्स, मैंने कहा था कि वो प्रकाश का यूज करते हैं, जल का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, वो स्वापोषी हैं। ये बात सही है, वो जीव जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं उन्हें स्वापोषी कहा जाता है, उन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तीसरा,
उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपने भोजन का उपभोग करते हैं। देखो यहां पर वो कह रहा है उपभोक्ता, उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर्स कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या कंज्यूमर्स प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का निर्माण करते हैं, भोजन का यूज करते हैं? वो शाकाहारियों पर निर्भर होते हैं। तो इस तरह से अगर मैं यहां फूड चेन की बात करूं, यहां पर हमने जो पढ़ा था सबसे पहले कि सबसे पहले प्लांट्स थे, इन्हें हमने बोला ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ये अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। इनको आगे खाते हैं शाकाहारी, और फिर इनको खाते हैं आगे हमने पढ़ा था मांसाहारी। और यही आपके क्या उपभोक्ता हैं, ये प्राथमिक कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, आगे भी चेन चल सकती है। तो ये तो इन पर निर्भर है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो प्रयोग करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स करते हैं, ना कि ये कंज्यूमर्स करते हैं। तो ये बात यहां पर हम देखें तो उपभोक्ता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपने भोजन का उपभोग करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। के बाद अपघटक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं। डीकंपोजर कह रहा है, डीकंपोजर कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। ये अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक बदलते हैं, उल्टा कह रहे हैं यहां पर। देखो यहां पर हमने पढ़ा था, इस जगह पर यहां पर हमने देखा था कि ये सबकी जब मृत्यु होती है, ये डेथ होगी जब, तो यहां पर अपघटक होंगे, अपघटक डीकंपोजर्स। और ये जो डीकंपोजर होंगे, यहां पर ये भी ध्यान में रखने वाला है कि ये कवक होते हैं, फंगस कवक होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। यहां पर वायरस नहीं होता, वायरस कभी भी डीकंपोजर के रूप में यूज नहीं होता, क्योंकि ये जब शरीर के बाहर, कोशिका के बाहर होता है तो ये मृत अवस्था में होता है, डेड होता है, लिविंग नहीं होता। जब ये हमारे शरीर में, कोशिकाओं में पहुंचता है, तब ये लिविंग आइडेंटिटी के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए ये फंगस और ये जो बैक्टीरिया है, ये अपघटक के रूप में काम करते हैं। और इनमें जो भी भोजन बना, देखो यहां पर बना C6H12O6, कार्बन है, कार्बनिक पदार्थ के रूप में। तो ये जो भोजन यहां बना वो कार्बनिक पदार्थ में, तो ये सब के सब इनमें जो जो होगा ये कार्बनिक पदार्थ ही तो होगा। और जब इनकी मृत्यु होगी तो अपघटक क्या करेंगे, इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देंगे। तो ये क्या करेंगे, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदल, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं ये डीकंपोजर्स, ना कि इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में। तो ये हमें ध्यान में यहां पर रखना होगा। तो यहां अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर देखें तो अपघटक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इट मीन 1 और 2 सही है। तो यहां पर ऑप्शन होगा ए 1 और हम सभी पहलुओं को देख लें कि इकोसिस्टम से कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ऑप्शन इधर उधर लगे होगा अगर पेपर में, तो आप आराम से इसे सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये भी क्या है, यूपीपीसीएस मेंस में 2014 में आया है, क्योंकि इसमें पहली बार लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इधर देखें, हु ऑफ द फॉलोइंग यूज द टर्म डीप इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको डीप इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। डीप इकोलॉजी क्या है, शैलो इकोलॉजी क्या है, दो टर्म्स है। देखो यहां पर अगर मैं इसमें ऑप्शन में बता देता हूं, ये फैक्चुअल है, लेकिन हमें यहां पर ये नहीं देखना है कि ये किसने दिया, ये तो हमें फैक्चुअल नॉलेज के रूप में याद रखना है। लेकिन हमें डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ये कंसेप्ट है क्या। देखो अगर मैं बात करूं डीप इकोलॉजी की और शैलो इकोलॉजी की, देखो शैलो इकोलॉजी के अंतर्गत ये माना जाता है कि जो ह्यूमन है, मानव है, वो एक सबसे उत्कृष्ट जीव है। जो मानव है वो एक उत्कृष्ट जीव है और प्रकृति के दोहन की उसे छूट है। शैलो इकोलॉजी में अगर मैं आपको बताऊं तो ये मानव को सुपीरियर मानता है। यहां पर ह्यूमन है और यहां पर नेचर। शैलो इकोलॉजी मानती है कि मानव जो है वो प्रकृति से ऊपर है, ये प्रकृति जो है ये मानव के उपभोग के लिए बनी। शैलो मतलब छिछली इकोलॉजी।
तो शैलो इकोलॉजी मानता है कि मानव जो है, जो एक की सर्वोच्च कृति है, वो इस नेचर का यूज कर सकता है, नेचर इसके उपभोग के लिए बनी है, और इसीलिए हमें इस नेचर का संरक्षण करना चाहिए, को कंजर्व करना चाहिए। इस नेचर का संरक्षण हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये मानव के लिए उपयोगी है, मानव इसका यूज करता है, इसलिए ये उपयोगी है, इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना चाहिए। अर्थात ये मानव को सर्वोच्च स्थिति में रखता है और कहता है कि मानव इस प्रकृति का यूज करके अपने जीवन स्तर को बनाए रखे, उसके जीवन स्तर में वृद्धि करे। मतलब मानव की उपयोगिता के रूप में यहां पर नेचर को देखा जाता है, इसकी अपने आप में कोई वैल्यू नहीं समझी, अर्थात प्रकृति की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, ये मानव के लिए उपयोगी है, इसलिए प्रकृति की वैल्यू है, और इसीलिए हमें इसका संरक्षण करना है कि आगे भी मानव इसका यूज करता रहे और अपने जीवन स्तर को बनाए रखे या उसे और ऊपर लेके जाए। ये होता है आपका शैलो इकोलॉजी। लेकिन दूसरा जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, वो है डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो प्रकृति की अपने आप में वैल्यू मानता है, इसकी इंस्टिंक्ट वैल्यू है। वो कह रहा है कि प्रकृति की खुद का मूल्य है, प्रकृति इसलिए हमें उसका संरक्षण नहीं करना चाहिए कि वो मानव के लिए उपयोगी है। प्रकृति की खुद की एक पहचान है, उसकी खुद की एक वैल्यू है, इसलिए हमें प्रकृति को बचाना चाहिए। और प्रकृति जो है, नेचर है, इन्वायरमेंट है, या यूं को इकोसिस्टम है, उसके सभी घटक बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई सर्वोच्च नहीं है, कोई उसके नीचे अंडर नहीं आता, सबका स्टेटस बराबर है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम जब इकोसिस्टम की बात कर रहे थे तो उसमें एबायोटिक कंपोनेंट था और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट, और बायोटिक कंपोनेंट में भी बहुत सारे जीव थे। यहां पर आपके ऑटोट्रॉफ्स थे, तो अपना भोजन खुद बनाते थे, मैं ए से लिख दे रहा हूं ऑटोट्रॉफ्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, और यहीं पर मानव फिट होता है। यहां पर सेकेंडरी में भी आ सकता है, प्राइमरी में भी आ सकता है, कि वो शाकाहारियों को भी खाता है और मांसाहारियों को भी खाता है, ऑमनिवोरस है। तो ये बायोटिक घटकों में भी मानव को, ह्यूमन को श्रेष्ठ माना जाता है चलो इकोलॉजी में। लेकिन डीप इकोलॉजी मानता है कि ये सभी घटक जितने भी हैं, चाहे वो एबायोटिक हैं, चाहे ये दूसरे जीव हैं मानव के अलावा, इन सब की अपने आप में वैल्यू है, ये प्रकृति के एक इकोसिस्टम के घटक हैं। तो जिस तरह से मनुष्य की वैल्यू है, उसी तरह इन घटकों की भी वैल्यू है। इसलिए जो डीप इकोलॉजी है वो सबको समान मानता है। वो कह रहा है कि प्रकृति की अपने आप में वैल्यू है, इसलिए हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, ना कि इसलिए कि वो मनुष्य के लिए उपयोगी। तो ये है आपका डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट। और जो शैलो इकोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी पर यकीन करता है। शैलो इकोलॉजी को जो मानने वाले हैं, इस फिलॉसफी को जो मानने वाले लोग हैं, वो मानते हैं कि तकनीक सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि हम किस तरह से मनुष्य के जीवन स्तर को बढ़ाएं, कैसे हम विकास करें, और उस क्रम में अगर कोई समस्याएं आती हैं तो तकनीक के माध्यम से उन समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे मान लो कि हम अब फॉसिल फ्यूल्स का यूज कर रहे हैं, तो जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल का यूज करेंगे आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं। तो ये मानते हैं कि तकनीक के दम पर हम नए रिसोर्स पैदा कर लेंगे, जैसे सोलर एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी। तो कह रहा है कि हम तकनीक के पर्यावरण पोल्यूशन हो रहा है तो हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का यूज कर लेंगे। तो ये कह रहा है कि तकनीक के माध्यम से हम जो समस्याएं आएंगी उनका सॉल्यूशन कर सकते हैं, और हमें अब बस हमारा का ध्यान ये होना चाहिए किस तरह से हम मनुष्य के जीवन स्तर को बढ़ाएं। ये बोलता है शैलो इकोलॉजी। लेकिन डीप इकोलॉजी उससे उल्टा है। वो कह रहा है कि हमें हमारे जो लाइफस्टाइल है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें अपना जो एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए। हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी है, उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो रिसोर्सेज के एक्सप्लोटेशन पर ना खड़ी हो, उसका संरक्षण भी उसको करना चाहिए। तो ये इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, हमारे लाइफस्टाइल में एक रेडिकल चेंज की बात करता है डीप इकोलॉजी। लेकिन जो शैलो इकोलॉजी है वो कह रहा है जो चल रहा है इसी तरह चलते रहना चाहिए, हमें प्रकृति का दोहन करते रहना चाहिए और तकनीक के दम से हम इन समस्याओं का समाधान कर दें। तो ये जो डीप इकोलॉजी है वो बिल्कुल रेडिकल चेंज चाहता है हर चीज में, तकनीक के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, हमारे जीवन जीने के तरीके में, उन सब पे। ये उपभोक्तावाद के विरोध में है, जबकि आपका शैलो इकोलॉजी है वो पूंजीवादी का समर्थक है, उपभोक्तावाद का समर्थक है।
तो इस तरह से हमें इन दोनों पर ध्यान देने की जरूरत है। तो अगर हम बात करें तो गहन पारिस्थितिकी है, तो ये तो अर्नेनेस ने बोल दिया। तो अगर मैं बोलूं शैलो इकोलॉजी क्या है, ये पर्यावरण संरक्षण की ऐसी विचारधारा है, ये यूं एक ऐसी फिलॉसफी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो प्रकृति की अपने आप में वैल्यू मानती है, प्रकृति की खुद की एक वैल्यू है, इसलिए हमें उसका संरक्षण करना, और कोई भी प्रकृति में ऊंचा या नीचा नहीं है, सब बराबर हैं एक दूसरे। तो इसकी बात करता है डीप इकोलॉजी, और चाहता है कि हम हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी तकनीक के क्षेत्र में, हमारे जीवन स्तर में जो हमारा रहन सहन का लाइफस्टाइल है उसमें एक रेडिकल चेंज लाए और पर्यावरण संरक्षण करें। तो ये बात करता है आपका कौन, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। तो इसको हमें थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया, तो इसको ध्यान में रखें। इसके बाद देखो, ये बहुत न्यूज में रहता है डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी। तो आओ आगे देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, देखो पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, अर्थात ये फूड चेन से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इससे पहले तुमने मार्क ही कर लिया, ये किससे रिलेटेड है, फूड चेन से। ये 2013 में क्वेश्चन आया यूपीएससी में। इसके बाद देखो क्या है, पहला, खाद्य श्रृंखला जीवों के एक दूसरे के खाने के क्रम को दर्शाती है। A food chain illustrate the order in which a chain of organism feeds upon each other। कि किस प्रकार जीव एक दूसरे पर खाने के लिए निर्भर है, भोजन के लिए निर्भर है, उसको प्रदर्शित करता है। ठीक कह रहा है, अभी बताता हूं कैसे। दूसरा, खाद्य श्रृंखलाएं किसी एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है, कि फूड चेन किसी एक ही प्रजाति है, उसकी आबादी, उसकी पॉपुलेशन में मिलता है, मतलब एक ही स्पीसीज के अंदर होता है। दूसरा, तीसरा, खाद्य श्रृंखला उन जीवों की संख्या को दर्शाती है जो अन्य जीवों द्वारा खाए जाते हैं, मतलब ये नंबर्स को भी बताता है। ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज ईटन बाय अदर्स, मतलब जीवों की संख्या को भी बताता है। पहले तो हम देख लें कि फूड चेन है क्या। देखो फूड चेन की अगर मैं बात करूं, तो जो खाद्य श्रृंखला है वो जीवों का एक क्रम है जो उनकी खाद्य आदतों के आधार पर लगाया जाता है। अर्थात अगर मैं जीवों को खाद्य आदतों के आधार पर लगाऊं तो एक चेन बनती है, और वो स्टार्ट कहां से होती है, वो स्वपोषियों से शुरू होती है ज्यादातर। जो अगर मैं जीवों को उनकी किसके आधार पर, खाद्य आदतों के, फीडिंग हैबिट्स के आधार पर क्रम में लगाऊं, तो सबसे पहले देखो यहां पर आएंगे ऑटोट्रॉप्स, स्वपोषी आते हैं। फिर इनको खाने वाले आपके हर्बीवोरस शाकाहारी आते हैं। फिर इनको खाने वाले मांसाहारी आते हैं। इस तरह से देखो यहां पर ये खाद्य आदतों के आधार पर एक सीक्वेंस निकल के आता है कि सबसे नीचे अगर खाद्य श्रृंखला में यहां पर है तो यहां पर उत्पादक है, प्रोड्यूसर्स है, और यहां पर ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, यहां पर हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह से हमने खाद्य आदतों के आधार पर जीवों को यहां लगाया जाता है, तो इससे एक चेन बन जाती है जिसे हम फूड चेन कहते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से भोजन या खाद्य आदतों के आधार पर जुड़े हुए हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये बता रहा है कि ये इसको खाएगा और ये इसको खाएगा, कि कौन किसको खा रहा है इसको बता रहा है। अब देखो यहां पर ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि आप किसी ग्रासलैंड में गए तो यहां पर घासें हो सकती हैं, ग्रास हो सकती है। शाकाहारियों में भी बहुत सारे जीव हो सकते हैं। यहां पर आपका रैबिट हो सकता है, यहां पर आपका हिरण हो सकता है, यहां पर आपका कोई जिराफ हो सकता है, यहां पर एलिफेंट हो सकता है, यहां पर कुछ कितने भी जो जीव हैं वो यहां पर इस फूड चेन में, यहां पर शाकाहारियों पर यहां पर होंगे। ये बताएगा कि ये ग्रास है, ग्रास के ऊपर शाकाहारी आएंगे और उसके ऊपर क्या आते हैं, मांसाहारी आते हैं। तो फूड चेन में इस तरह से ये खाद्य आदतों के आधार पर आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर इसके डायग्राम को अगर हम देखें यहां पर देखो, यहां पर अगर यहां देखूं तो यहां पर सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, उत्पादक हैं, जो अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। देखो सूर्य की रोशनी आई, यहां से जल मिला इन्हें, और वायुमंडल से वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इससे ये अपने भोजन का निर्माण कर लेंगे ग्रासेस। अब इनको देखो, इससे टिड्डे ने, ग्रास ऊपर ने खा लिया, ये एक शाकाहारी है, प्राइमरी कंज्यूमर हो गए।
इसके बाद देखो प्राइमरी कंज्यूमर के बाद हम पहुंच जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर पर, और सेकेंडरी कंज्यूमर स्नेक ने इसको खाया। इसके बाद हम पहुंच गए टर्सरी कंज्यूमर पर, यहां पर इस बाज का इसका स्नेक का शिकार हो गया, और जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो ये डिकम्पोजर वापस से वो सरल तत्वों में तोड़ देंगे और प्लांट इसको वापस से ले लेंगे। तो यहां पर अगर मैं कहूं तो यहां पर ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है, ये टर्शरी कंज्यूमर है। तो देखो ये एक दूसरे के साथ फूड हैबिट्स के माध्यम से जुड़े, और ये बता रही है खाद्य श्रृंखला कि ये जो क्या है आपका ग्रास ऊपर है वो ग्रास को खाएगा, शाकाहारी है, इसको ये स्नेक खाएगा और इसको ये बाज खाएगा। इस तरह से ये आपस में बता रही है फूड चेन की कौन किसको खाएगा, कौन किसका भोजन है। लेकिन ये संख्या को नहीं बता रहा है। यहां पर मैंने ये नहीं बताया कि यहां पर कितने टिड्डे, यहां पर कितने स्नेक हैं, ये संख्या को नहीं बताता है। तो यहां पर अगर अब उस क्वेश्चन को आकर अगर हम देखें यहां पर, तो खाद्य श्रृंखला जीवों के एक दूसरे के खाने के क्रम को दर्शाता है, कौन किसको खाएगा, शाकाहारी फिर मांसाहारी फिर आगे। इस तरह से खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की आबादी के बीच पाई जाती है। देखो यहां पर क्या ये सिंगल स्पीसीज है, यहां पर कोई सिंगल स्पीसीज नहीं है, अलग अलग प्रजातियां, ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है, ये अलग प्रजाति है। प्रजाति का अर्थ क्या होता है, देखो प्रजाति का अर्थ होता है कि ऐसे जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सके। तो ये जो प्रजातियां हैं ये एक दूसरे से अलग अलग प्रजाति हैं। तो प्रजाति के अंदर वो सभी जीव आते हैं जो सफलतापूर्वक जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो वो सब प्रजाति के अंदर आते हैं। तो यहां पर देखो ये अलग अलग प्रजातियां हैं, तो यहां पर ये क्वेश्चन ऑप्शन भी नहीं हो सकता कि खाद्य श्रृंखला उन जीवों की संख्या को प्रदर्शित करती है जो अन्य जीवों द्वारा खाए जाते हैं। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन तो सही हुआ। खाद्य श्रृंखला किसी एक प्रजाति की आबादी के भीतर पाई जाती है, नहीं पाई जाती, अलग अलग प्रजातियां हैं। यहां पर खाद्य श्रृंखला उन जीवों की संख्या को दर्शाते हैं जो अन्य जीवों द्वारा खाए जाते हैं। तो यहां पर ये संख्या कह रहा है, नंबर को नहीं बताता, संख्या को नहीं बताएगा। यहां पर ऑप्शन सिर्फ होगा केवल ये इसका ऑप्शन है। के बाद आगे बढ़ते हैं, देखो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहां कह रहा है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। मतलब द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फीयर इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब रिसाइकलिंग नहीं होती, वापिस नहीं होता। दूसरा, जैवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, तो ये इसी का उल्टा हो गया, जो बात इसमें कही गई है उसी का उल्टा है। ये क्या कह रहा है कि यूनिडायरेक्शनल होता है, ये कह रहा है कि साइक्लिक होता है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट, इन दोनों में से एक ही सही होगा। इसके बाद प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सापेक्ष हानि बढ़ती हुई ट्रॉफिक स्तरों के साथ कम होती जाती है, कि जैसे जैसे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में पहुंचते हैं, ऊंचे पोषण स्तरों में पहुंचते हैं, तो जो ऊर्जा की हानि है वो कम होती जाती है। तो इसको देखते हैं, डी में लिखा है उत्तरोत्तर उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर प्रजाति उपलब्ध ऊर्जा का उपयोग करने में कम कुशल प्रतीत होती है। यहां पर वो कम कुशल प्रतीत होती। अब देखो कैसे होगा, देखो देखो इसमें सबसे पहला वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इसमें से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहां पर देखो पहला, जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये तो बिल्कुल ही सही है। देखो कैसे इसको इस ऑप्शन से, यहां पर ये डायग्राम से देखो, यहां पर सबसे पहले लिखा है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है। प्रोड्यूसर मतलब जो प्लांट होते हैं जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, ये हम देख चुके हैं। अभी ग्रास का एग्जांपल हमने देखा था, घासों का, तो वो खुद उत्पादक हैं, तो यहां पर प्राइमरी प्रोड्यूसर हो। तो जितनी ऊर्जा का ये उत्पादन करते हैं उसका 10% ही अगले स्तर पर जाता है। यहां से यहां जाएगा तो हमने पढ़ा था केवल 10% जाता है, बाकी 90% जो होता है वो हीट के रूप में निकल जाता है। फिर अगले स्तर पर यहां से यहां जाएंगे तो यहां पर भी केवल 10% पहुंचेगा इसका, और आगे 90% एटमॉस्फेयर में हीट के रूप में चला जाएगा। और फिर यहां से यहां जाएंगे, फिर यहां पर 10% जाएगा, बाकी 90% एनवायरमेंट में चला गया। तो देखो यहां पर ऊर्जा, देखो यहां पर इन प्राइमरी प्रोड्यूसर ने क्या किया था, इन्होंने सूर्य से जो ऊर्जा थी उसको प्राप्त किया और उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया। उन्होंने इसे C6H12O6 में कन्वर्ट कर लिया।
तो जो रासायनिक ऊर्जा थी, रासायनिक ऊर्जा ये बनी कार्बनिक पदार्थों के रूप में। ये प्राप्त किससे हुई? सोलर एनर्जी का इन्होंने यूज किया और उसको कन्वर्ट करके यहां पर रासायनिक ऊर्जा या कार्बनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लिया। और फिर इस ऊर्जा का यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, फिर यहां से यहां ट्रांसफर हुआ, और फिर यहां से यहां ट्रांसफर हुआ। और इस क्रम में जो लॉस हो रहा है वो एनवायरमेंट में जा रहा है। तो यहां पर देखो साइक्लिक क्या होता है कि अगर ये जो ऊर्जा थी ये 90% रिलीज हुई, वापस से इस प्लांट्स के पास आ जाती, तो ये साइक्लिक हो जाता, चक्रीय हो जाता। अगर मैं यूं कहूं कि ये प्लांट्स थे, और फिर इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, यहां से यहां 10% गई और 90% यहां पर इन्वायरमेंट में गई। यहां से यहां भी 90% इन्वायरमेंट में, यहां से यहां भी 90% इन्वायरमेंट। अगले पोषण स्तरों पर केवल और केवल 10% जा। अगर ये 90% वापस से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते तो ये साइक्लिक बन जाता, चक्रीय प्रवाह हो जाता। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर एक दिशा में ही प्रवाह हो रहा है, इसीलिए इसे बोला जाता है ये यूनिडायरेक्शनल है। तो यहां पर इकोसिस्टम में याद रखना, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा ही एक दिशीय होता है। तो यहां पर इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा यही होगा, सीधा सीधा पहला ही सीधा दे रखा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है? ऊर्जा का चक्रीय प्रवाह होता है तो ये गलत हो गया, चक्रीय तो हो ही नहीं सकता। अगर वो वापस इसके पास रिपीट में आती तब होता कि ये साइक्लिक प्रवाह है। तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अब देखो, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सापेक्ष हानि बढ़ती हुई ट्रॉफिक स्तरों के साथ कम होती है। अब तो यहां से यहां जा रही है तो ऊर्जा की हानि कम हो रही है क्या? अगर मैं यहां बात करूं तो जो ऊर्जा का लॉस है वो कम थोड़ी हो रहा है। ये 90% लॉस हो ही रहा है यहां पर, तो कोई लॉस कम नहीं हो रहा है। और एफिशिएंसी लगातार, देखो दक्षता भी लगातार कम हो रही है। यहां पर अगर मान लो ये 10,000 था तो यहां 1,000 किलो कैलोरी ऊर्जा पहुंची, यहां पर 100 किलो कैलोरी पहुंची, यहां पर 10 किलो कैलोरी पहुंची। यहां से यहां ऊर्जा जब ऊपर की ओर जा रही है तो एफिशिएंसी भी लगातार कम होती जा रही है। तो ये वाला ऑप्शन आप इसमें लेते हैं। प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की सापेक्ष हानि बढ़ती हुई ट्रॉफिक स्तरों के साथ कम होती जाती है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन निकल ही आया कि हमारा कौन सा है, ये वाला इसका ऑप्शन। आगे चलते हैं, देखो अब ये रहा 10% नियम संबंधित है, लिंडमैन का रूल कहते हैं, लिंडमैन का 10% का रूल। अभी जो हम देख रहे थे कि एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% का लॉस हो जाता है। तो वो यही कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है, 10% नियम संबंधित है। एक पोषी स्तर से मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे पोषी स्तर तक, दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक भोजन के रूप में ऊर्जा स्थानांतरित होती है, और वो होती है सिर्फ 10%, 90% का लॉस हो जाता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गर्मी का स्थानांतरण, ये नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, इससे संबंधित। पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरण, ये भी संभव नहीं है। तीसरा, चौथा, पानी का स्थानांतरण, तो पानी से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये किससे संबंधित है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक भोजन के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू। इसमें भी ऑप्शन हमारा है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक स्थानांतरण के दौरान ऊर्जा की मात्रा, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में अगर जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ या घट सकती है। तो क्या होगा? घटती। ये तो सिंपल ही था, 10% वाला एम यहां कह रहा है। तो एक से दूसरे पर जाएंगे तो ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाएगी? घटती चली जाती है। यूपीपीसीएस में आया था 2000। ये भी इजी क्वेश्चन था। देखो अब सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला फिर कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्या सत्य है। तो अगर नीचे देखो लिखा है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक स्तर पर सबसे कम निर्भर होते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है? तो कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, उत्पादक पर सबसे कम निर्भर होते हैं, प्रोड्यूसर पर सबसे कम निर्भर होते हैं। अब देखो यहां पर मेरा प्राइमरी कंज्यूमर यहां पर होंगे शाकाहारी। कह रहा है कि ये इन पर सबसे कम निर्भर होते हैं।
यह सबसे ज्यादा निर्भर होते हैं। देखो, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर सबसे कम निर्भर होते हैं, ऐसा हो सकता है? ये सबसे ज्यादा निर्भर तो यही है, शाकाहारी निर्भर ही इन पर है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो सबसे ज्यादा यही निर्भर होते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ता संख्या से अधिक उत्पादक है, मतलब ये कह रहा है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या से अधिक उत्पादक होंगे। यहां पर इंग्लिश में पढ़े, प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या से अधिक उत्पादक है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं, मतलब इन दोनों एक दूसरे के उल्टा कह रहा है। देखो यहां पर कह रहा है कि जो उत्पादक होते हैं, जो उत्पादक होते हैं प्रोड्यूसर, वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। और पहले वाले में कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या उत्पादक से अधिक होती है। तो अब यहां पर अगर इस वाले में देखें, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर देखो इसकी संख्या अगर ज्यादा होगी, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राथमिक उपभोक्ता, अगर इनकी संख्या ज्यादा होगी तो ये इनमें तो क्या हो जाएगा, ये प्लांट्स को खा जाएंगे। ये इनकी संख्या अगर कम होगी तो ये इनका भरण पोषण ही नहीं कर पाएंगे, इनकी संख्या ज्यादा होगी ही नहीं, ये अपने आप से वापस से क्या करेगा, अपने आप को इकोसिस्टम संतुलित करेगा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर शाकाहारियों की अगर संख्या बढ़ गई तो ये प्लांट्स को खा जाएंगे, तो इनके लिए भोजन की कमी हो जाएगी, और भोजन की कमी हो जाएगी तो इनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा, और जब इनमें आपस में कंपटीशन हो जाएगा तो इनकी मृत्यु होने लगेगी कंपटीशन से, इनकी संख्या भी फिर कम होने लगेगी, क्योंकि ये जो शाकाहारी हैं, प्राथमिक जो उपभोक्ता हैं, वो पूरी तरह से प्लांट्स पर निर्भर है। तो अगर इनकी संख्या कम होगी तो इनकी तो संख्या वैसे ही कम हो जानी है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र अपने आप को वापस से समायोजित करेगा, स्वयं समायोजित जिसे हम बोलते हैं, तो वापस करेगा, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, इनकी संख्या अगर ज्यादा है तो अपने आप इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन इनकी संख्या ज्यादा है तो इकोसिस्टम इम्बैलेंस नहीं होगा। तो यहां पर अगर हम देखें, यहां पर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। हाँ, तो उत्पादक जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होंगे, इससे इकोसिस्टम ज्यादा असंतुलित नहीं होगा। फिर अगला, द्वितीय उपभोक्ता सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली होते हैं, ऐसा नहीं है, टर्शरी भी हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सा जीव कहां पर है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला हमें सत्य है कि उत्पादक जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व होगा। इसके बाद इन पर बात करते हैं। देखो यहां पर लिखा है निम्नलिखित जीव प्रकार के जीवों पर विचार कीजिए। ये यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया है। कोपेपोड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम और फोरामिनीफेरा उपयुक्त में से कौन सी खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक उत्पादक है? और महासागरों की खाद्य श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है, ओशैनिक इकोसिस्टम। यहां पर देखो, कोपेपॉइड, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड फोरामिनीफेरा, विच ऑफ द अबव आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन द फूड चेन ऑफ ओशन। मतलब महासागरों की जो खाद्य श्रृंखला है उसमें प्राथमिक उत्पादक कौन है, मतलब अपना भोजन खुद कौन बनाते हैं? तो यहां पर जो होते हैं वो ये है साइनोबैक्टीरिया और डायटम, दो और तीन, ये वाला बी। लेकिन इसमें देखो, हमें पूरा कंसेप्ट को समझने की जरूरत है कि यहां पर भी अपना भोजन जो बनाते हैं उन्हें बोला जाता है फाइटोप्लैंक्टन, पादप प्लवक, पादप प्लवक कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन, पीपी लिख देते हैं। तो ये बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारे नग्न आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो ओशन की सरफेस पर बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें कहा जाता है फाइटोप्लैंक्टन। ये अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, और इनमें शैवाल होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इसका पार्ट है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। ये अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इनमें क्षमता पाई जाती है। दूसरा होता है डायटम, इनका जो खोल होता है वो सिलिका का बना होता है, तो ये भी इसका, लेकिन ये जो ऊपर को आपको दिख रहे हैं कोपेपोड्स और फोरामिनाफोरा, ये जू प्लैंक्टन्स हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद आते हैं जू प्लैंक्टन्स,
जंतु प्लवक। तो सबसे पहले आएगा पीपी मतलब पादप प्लवक, उसके बाद आता है जूप्लैंक्टन जंतु प्लवक, ये जीव जंतु हैं ये इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। तो ये जो पीपी है ये अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं। इनमें आता है साइनोबैक्टीरिया आ गया, आपका डायटम्स आ गया, डायनोफ्लेजिलेट्स आ गया। इस तरह के जो सूक्ष्म जीव हैं वो इसके अंदर आते हैं पीपी। और फिर आता है आपका जूप्लैंक्टन, इसके अंदर आता है कोपेपोड्स हुआ, फोरामिनीफेरा हुआ, क्रिल हुआ, ये सब जीव इसमें आएंगे। अभी मैं डिटेल में आगे समझाऊंगा। फिर इनको खाती हैं स्मॉल फिश, छोटी छोटी मछलियां होती हैं वो इनका जूप्लैंक्टन्स को खाती हैं। फिर इनके ऊपर बड़ी मछलियां लार्ज फिश हो जाती है। इस तरह से ये पूरी फूड चेन बन जाती है। तो इनके जो बिल्कुल जो बेस आधार है वहां पर आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स। तो इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया और डायटम्स है। देखो इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये रहे टाइप्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। इसके अंदर देखो सबसे पहले है साइनोबैक्टीरिया, दूसरा देखो डायटम है, तीसरा है डायनोफ्लेजिलेट्स, और फिर आता है ग्रीन शेवाल, ग्रीन एल्गी, और फिर आता है कोकोलिथोफोर्स। इनका भी जो जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये 5 नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि यूपीएससी यहां से क्वेश्चन लेता ही रहता है। वो इनके नाम बदलता रहता है। एक बार उसने ये पूछा है कि प्लवक होते हैं, प्लैंक्टन्स के अंदर शामिल किया जाता है, पादपों को जंतुओं को दोनों होते हैं, कोई नहीं होता। फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन्स दोनों होते हैं, जंतु भी होते हैं और प्लांट के अंदर भी इनको हम शामिल करेंगे। तो यहां पर इनके नाम आपको 5 याद होने चाहिए। ये मेन है साइनोबैक्टीरिया, डायटम, डायनोफ्लेजिलेट्स, ग्रीन एल्गी, और ये आपको ध्यान में रखना है। और ये रही ओशन फूड। तो यहां पर देखो सबसे पहले अगर बात करें तो यहां पर है फाइटोप्लैंक्टन। ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो सरफेस पर इस तरह से तैर रहे हैं। तो ये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके अपने भोजन का निर्माण करेंगे और इनको खाएंगे जूप्लैंक्टन प्राइमरी कंज्यूमर, और इनको खाएंगे देखो स्मॉल फिशेस, और फिर आएगी देखो इससे बड़ी वाली फिशेस, ये रही सेकेंडरी, और सबसे ये रही बड़ी टर्सरी कंज्यूमर आ जाएंगे व्हाइट शार्क, जो बड़ी मछलियां। तो इस तरह से देखो यहां पर चला आपका, ये आपके प्रोड्यूसर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गए, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, और यहां पर आपका टर्शरी कंज्यूमर, तो बड़ी मछलियां हो। तो इस तरह से ये फूड चेन जो ओशन की है वो पीपी से या फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होती है, पादप प्लवकों से स्टार्ट होती है। और इसके अंदर हम शामिल करते हैं साइनोबैक्टीरिया को, डायटम को, डायनोफ्लेजिलेट को, ग्रीन एल्गी को, और तो इतना हमें ध्यान में रखना है। अब जो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो इसको पूरे पे डिस्कशन करेंगे फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो जूप्लैंक्टन को भी हमें देखना होगा क्योंकि इनसे यूपीएससी क्वेश्चन ले रहा है बार बार। जो नेक्स्ट जो हम देखेंगे उसमें हम इसके बचे हुए सेक्शन को